वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज की जबरदस्त लाजवाब वीडियो में। आप जानते हैं कि हम रोजाना कल से हमने कहानी सुनाना शुरू कर दिया है। आइए कहानी को आगे ले जाते हैं और आपको समझाते हैं कि हमने कल कहानी में आपको क्या कहा था। हमने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज, शुरुआत, बिगिनिंग कहां से हुई थी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कल की वीडियो में, थोड़ा सा मैं आपको एपिसोड 1 में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या है। मैं 1-2 मिनट्स के अंदर इसको रिवाइज करवाता हूं। मैंने कहा सबसे पहले कि एक लफ्ज है लॉ। लॉ मैंने कहा कि एक रेगुलेशन, एक लेजिस्लेशन जिसे गवर्नमेंट बनाती है और इंप्लीमेंट करवाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। लोगों की भलाई के लिए जिस रेगुलेशन को बनाया जाता है, इंप्लीमेंट कराया जाता है, उसे लॉ कहते हैं। वो एक सिंगल रेगुलेशन होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ये एक लॉ नहीं, ये एमलगम ऑफ लॉज है, एग्रीगेट ऑफ लॉज है, जिसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स होंगे, जिसमें अर्लियर लॉज होंगे, जिसके मुताबिक एक स्टेट को, एक कंट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न किया जाता है, रन किया जाता है। लीगल फ्रेमवर्क इस पर डिपेंड करता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बात मैंने करी थी आगे गवर्नमेंट किसे कहते हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट उस ढांचे का नाम है, उस स्ट्रक्चर का नाम है जो समाज के कंट्रोल में होता है। समाज में चंद लोग जिन्हें पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि एक पार्टी की शक्ल है, एक सिस्टम है जो लॉ बनाती है, लॉ को इंप्लीमेंट करवाती है। ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने कहा था गवर्नमेंट के 3 शाखें, 3 ऑर्गन्स है। एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक लेजिस्लेचर है। इसके काम भी मैंने कल आपको खोल खोल के बताए थे। जुडिशरी का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है। इसके बाद आइए हमने अब शुरुआत में देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से हुई। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो है ये एक सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है। ये एक नहीं, एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, बल्कि सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुआ है। कब से हुआ है? कॉलोनियल फेज से। अच्छा जी सर, ये कॉलोनियल फेज किसे कहते हैं? भैया कॉलोनियल फेज 1773 से 1946 तक का जो ये टाइम पीरियड है, इसे कॉलोनियल फेज कहते हैं। इस दौर में क्या हुआ? इस दौर में ये हुआ कि अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारे प्यारे मुल्क को एज ए कॉलोनी समझ के ऑक्यूपेशन किया। गैर कानूनी कब्जा अंग्रेजों ने हमारी इस जमीन का कर दिया है। तो ये कॉलोनियल फेज 1773 से 1946 तक रहा। अच्छा, इस कॉलोनियल फेज में क्या हुआ? हमारा जो हमारा मोनोआर्कियल स्टेट्स थी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, जो मोनोआर्कियल स्टेट्स थी मेडिवल हिस्ट्री की, वो तब्दील होके चली गई आज पार्लिमेंटेरियन डेमोक्रेसी में। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो हमारा कॉलोनियल फेज था उसमें क्या हुआ? मोनोआर्कियल स्टेट्स ऑफ मिडेवल हिस्ट्री को, एंशिएंट नहीं, मिडेवल हिस्ट्री को कहां में तब्दील किया? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ये मोनोआर्कियल मैंने कल समझाया था, बादशाहत कहते हैं जब एक ही बंदा, यानी किंग हो या क्वीन हो, वो अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक हुकूमत बनाए, हुकूमत चलाए, वो बाप बादशाह, फिर उसका बेटा। ये जो हायरार्कियल निजाम है ये मोनोआर्की है। इस मोनोआर्कियल निजाम को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बदला गया है। यही सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वजूद में आया। डायरेक्टली नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता की जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई। आप जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है? जहां पर एक पार्टी जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, जो इलेक्टेड पार्टी हो, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले पार्लियामेंट में, जिसके अपनी एक रिप्रेजेंटेशन हो, वो हुकूमत बनाता है, वो हुकूमत चलाता है, उसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं।
आइए इसके बाद सबसे पहला जो शुरुआत है जहां से इस कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज हुआ वो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला स्टेप था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि कहा गया कि आइए जो हमारी यहां ईस्ट इंडिया कंपनी है, कल मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा पोर्ट सूरत का, गुजरात के उस पोर्ट पर जब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड किया, आन आई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो तारीख भी आपको याद होगी, अगस्त 1608 में, याद होगा आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी कब हिंदुस्तान में आ गई है? ईस्ट इंडिया कंपनी याद कीजिए, मैंने कल पढ़ाया था, अगस्त 1608 में ये यहां पर आ चुकी है, 24 अगस्त और 1608 में। अब आप सुनिए ध्यान से, ये तो आ गई थी, फिर ब्रिटिशर्स ने क्या कहा हम एक काम करते हैं, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको रेगुलेट करने के लिए, या इसके ट्रेड वगैरह के पूरे निजाम को देखने के लिए हम एक एक्ट लाएंगे जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जिससे यह बताया गया कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से रेगुलेट करा जाएगा। और इस एक्ट के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक, इस एक्ट में यह कहा गया है कि अब जो हमारे पास जो गवर्नर है बंगाल का, वो गवर्नर नहीं रहेगा, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। साथ में उसके पास 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जो उसे हेल्प करेगा। अरे गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं रहा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। अब चूंकि इसको प्रमोशन दी गई है, साथ में 4 लोग और मिलाए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम पे, कहा इसकी मदद कर लो। ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक कहानियों से हम याद कर लेंगे पूरी पॉलिटी को यार। रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलता है? कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करा गया, नॉर्म्स डिसाइड हुए, कैसा कारोबार करेगा। दूसरा कहा इस एक्ट के मुताबिक गवर्नर बंगाल का अब नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। साथ में 4 और लोग जोड़ दो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी मदद करेंगे। इसके बाद कहा गया कि हाँ, इस एक्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम अब नींव रखेंगे, हम फाउंडेशन रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। कहां पे? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। इस सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, 3 इसके जज होंगे। 3 इसके जज होंगे, एक इसका कौन सा होगा बोलो? चीफ जस्टिस होगा। तो याद रखिएगा, इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो 1774 में। एक्ट कब आया? 1773 में। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब बना? 1774 में। इसका एक चीफ जस्टिस का नाम आता है एग्जाम में, उसका नाम था एलजे इम्पे। सर एलजे एम्पे है, ये जो है ये चीफ जस्टिस था इस कोर्ट का, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में, और इसके साथ और भी 3 जज शामिल हुए हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मैं एक और बात बताऊंगा। आप जानते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है, इसे कहते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये। यहां तक मैंने आपको कल पूरा विस्तार के साथ समझाया, मैंने बताया, मैंने कहा ये चीजें होती है। याद रखो मेरे दोस्तों, ये आपको क्या किया, ये सारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। और आइए अब हम इसके बाद की कहानी को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा हर बच्चा इस लेक्चर से बेपनाह फायदा उठाएगा, शेयर भी करेगा, लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, कहानी का सफर आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं आज के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किस लिए लाया गया था? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैंने समझाया लाजवाब तरीके से। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये इसके साथ ही आया, यानी कि 1773 में कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। उसके बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या कहा गया है?
It was passed to rectify the defects of Regulating Act of 1773. जो कमियां, जो कमी पेशी रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को इसलिए लाया गया ताकि जो कमियां, उसमें खामियां उस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में रही थी, उन गलतियों को फिक्स करने के लिए फिर ये वाला एक्ट को लाया गया था। आप जरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। इट वॉज पास टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770। जो वहां पे डिफेक्ट्स से, जो वहां की प्रॉब्लम्स थी उस लॉ में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए लाया गया। दिस एक्ट सेपरेटेड द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी फ्रॉम द पॉलिटिकल फंक्शंस। क्योंकि आप जानते थे अंग्रेजों का, गोरों का मेन प्लान क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के नाम पे धोखा, असल में उन्हें कब्जा करना था। तो ट्रेड तो सिर्फ हमारी आंखों में एक धूल झोंकने के बराबर था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक पाथवे निकाला ताकि इस पर, हमारे इस प्यारे मुल्क के ऊपर वो इलीगल ऑक्यूपेशन करे, कब्जा करे। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के दो काम थे, ट्रेड तो था ही जो हमें दिखाने के लिए था, असल मकसद तो पॉलिटिकल फंक्शन था। और इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, उसमें यह बताया गया कि उस ही एक एक्ट के तहत इसका पूरा निजाम चलेगा, चाहे पॉलिटिकल अफेयर हो चाहे कमर्शियल अफेयर हो। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोनों अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर को भी हैंडल करता था ये, और दूसरा प्लस कमर्शियल अफेयर्स, यानी कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों अफेयर्स, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर हो या कमर्शियल अफेयर हो, ये दोनों एक ही एक्ट को रेगुलेट कर रहा था। 1773 का एक्ट दोनों इन चीजों को रेगुलेट करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, इसमें अब कहा गया है कि नाउ हम अब इन दो अफेयर्स को अलग कर देंगे। क्या कहा गया है? सेपरेट कर दिया कमर्शियल फंक्शंस को, किससे? पॉलिटिकल फंक्शन से। यानी कि कमर्शियल अफेयर्स को अलग कर दिया गया, पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग कर दिया गया। ये किसने किया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। याद रहेगा सर, मस्त कहानी चल रही है। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अलॉटेड कमर्शियल फंक्शंस। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको क्या मिला? कमर्शियल फंक्शंस, यानी कमर्शियल अफेयर कौन हैंडल करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे बेटा? वो कमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करेंगे। एंड ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स वर अपॉइंटेड टू हैंडल द पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए 6 मेंबर्स के एक बोर्ड को बनाया गया है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने 3 काम कर दिए, 3 मूल काम किए। एक तो जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वो कमियों को फिक्स कर दिया गया। दूसरी बात ये कर दी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 काम थे, एक कमर्शियल काम, एक पॉलिटिकल काम। वो दोनों कामों को अलग कर दिया गया और लोग लगाए इन कामों को हैंडल करने के लिए। बताया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या संभाला? कमर्शियल अफेयर को संभाला। और 6 मेंबर्स के बोर्ड ने क्या संभाला? पॉलिटिकल अफेयर्स को संभाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के। कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बेमिसाल, अद्भुत, लाजवाब तरीके से समझा, हर बात दिल पे लिखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद कौन सा एक्ट आया है। ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं कि कैसे कैसे वजूद में आ गया है। सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बाद आया है। अब जो पढ़ना है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लफ्ज चार्टर किसे कहते हैं। चार्टर पता हो तो पता चलेगा आगे। असल में ये जो चार्टर है ना, ये एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है। एक पेज ले लो, एक डॉक्यूमेंट ले लो, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इसके राइट्स, इसके बिलीफ, इसके पॉलिसीज सब फ्रेमवर्क होते हैं। इट्स कॉल्ड चार्टर। मिसाल के तौर पर कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है
उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने अपना एक राइट्स का, बिलीफ्स का, अपने पॉलिसीज को एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखवा दिया है। देन दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड चार्टर। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या कहता है? EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप अभी तक हम समझ गए ईस्ट इंडिया कब आई हिंदुस्तान में? 24 अगस्त 1608 को आ गई। 1773 का एक्ट ने कहा कि ये सारा इसका कंट्रोल, इसका ट्रेड, ये एक्ट रेगुलेट करेगा। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसने ये कहा कि अब इसके पॉलिटिकल अफेयर को अलग कर दो, कमर्शियल को अलग कर दो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? वो इसका कमर्शियल अफेयर संभालेंगे और 6 मेंबर्स का बोर्ड जो है वो संभालेगा इसके पॉलिटिकल अफेयर को। ये पूरा समझा? अब चार्टर एक्ट 1813 का आया, उसने कहा अरे ईस्ट इंडिया कंपनी, तुमने तो अपने आप को ठेकेदार समझ के रखा हुआ है, मोनोपोली ऑफ ट्रेड करके रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बात समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? मोनोपोली ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं? एक मार्केट है, एक मार्केट के अंदर एक बंदा जो है वो पूरा डोमिनेटेड है। एक सेलर है, उसने पूरे मार्केट के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। यार हर प्रोडक्ट उसी का है, उसी की धूम है, वो किसी और को करने नहीं देता है। इट इज कॉल्ड मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे डिप्राइव करा गया है। भैया बस तुम ही नहीं, डिप्राइव करना है, महरूम करना है, इससे दूर रखना। It deprived the East India Company of its monopoly trade with India except for tea, सिवाय चाय के। चाय में ये मोनोपोली करता है। मोनोपोली ऑफ ट्रेड चाय में है हिंदुस्तान के साथ, लेकिन बाकी में कहा गया है कि सिर्फ तुम ही नहीं और भी आ कर सकता है। इसके अलावा ट्रेड विद चाइना, ठीक है जी, और चाइना के ट्रेड के साथ जो मोनोपोली ये करता था उससे इसको डिप्राइव कर दिया गया। रफ्ता रफ्ता जो है, अब आप देखते जाएंगे आगे आगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब किस तरीके से पांव मजीद हमारे यहां जमाएगी, क्योंकि अब ये इसके ऊपर ना पूरा काम इन्होंने बांट के रखा है। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी सारा काम खुद करती थी, अब फिर इन्होंने लोग ताइनात कर दिए कि ये काम ये संभालेगा, वो काम ये संभालेगा। पूरा इन गोरों की पॉलिसी थी कैसे हम इंडिया पर इलीगल ऑक्यूपेशन करेंगे, कब्जा करेंगे। अब आगे चलते क्या हुआ, इस एक्ट ने क्या कहा? एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स। अब सुन लो ध्यान से, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, उसने कहा कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमारे पास है। लेकिन अब तुम याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे सुन लो ध्यान से भैया, इस एक्ट ने कहा कंपनी के जो टेरिटोरियल रेवेन्यूज होते हैं, जो इसके महाना, मंथली या ईयरली जो इसके पास जो बनता है माल, इनकम जनरेट होता है, जो रेवेन्यूज इकट्ठे होते हैं, उसको ये एक्ट डील करेगा। भैया कितना कमाया, कहां खर्च किया, पूरी निगरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और साथ में इतना नहीं, कमर्शियल प्रॉफिट, कितना पैसा, मुनाफा कितना कमाया, इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिला, उस पर भी नजर गहरी कौन रखेगा? तुम्हारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आप अंदाजा लगाओ, सोचो समझो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव को मजबूत बनाती गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हर बंदे को अपना अलग अलग काम दिया जाएगा, अब काम बढ़ेगा, अब मजीद निगरानी रहेगी, सुपरविजन मजीद होगा। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ओके वाज आस्क्ड टू कीप इट्स टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट। कमर्शियल अकाउंट को बोला अलग रखो, टेरिटोरियल अकाउंट को अलग रखो। आप समझ रहे हैं ना कि हमारे पास जो ये एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसने क्या कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा सुनो, टेरिटोरियल एक्ट अकाउंट अलग रखना, और जो कमर्शियल अकाउंट है वो हर एक के लिए एक ही अकाउंट मत रखना। तुम्हारे पास रेवेन्यू भी इकट्ठा होता है, टेरिटोरियल रेवेन्यू, तुम्हारे पास कमर्शियल प्रॉफिट भी होता है, कमर्शियल प्रॉफिट के लिए कमर्शियल अकाउंट अलग रखना, और जो टेरिटोरियल रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका टेरिटोरियल अकाउंट अलग रख देना। उसके बाद ये दोनों पॉइंट समझ में आए। तीसरा पॉइंट, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू वर्क इन इंडिया। अब जो है क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्हें इजाजत दी गई, आओ हिंदुस्तान में आप काम करो। इस एक्ट से पहले क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में काम नहीं कर सकते थे, लेकिन इस चार्टर एक्ट ने
1813 ने क्या कहा, क्रिश्चियन मिशनरीज को, आओ ईस्ट इंडिया के साए तले अब तुम काम कर सकते हो। यहां मैंने पहले ही कहा था, चार्टर का मतलब होता है एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने राइट्स, अपने बिलीफ को मेंशन करती है। जब उसके अंदर बिलीफ आ गया तो क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा गया आओ काम कर लो। उसके बाद अब कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने एक प्रोविजन बनाया, एक कायदा बनाया, एक हमारे लिए एक एक्ट ने एक प्रोविजन क्रिएट करा, एक रास्ता बनाया। कहा हिंदुस्तान के जो यूथ होंगे, हिंदुस्तान के जो बच्चे होंगे ना, आपने क्या करना है, हर हिंदुस्तानी का जो है ना एजुकेशन ऑफ इंडियंस के ऊपर। अब ये नहीं है कि हर बंदे के ऊपर, नहीं, एजुकेशन ऑफ इंडिया। देखो यहां पर भी देना गोरों की चालाकी, एक तो होता है हर यूथ के ऊपर 1 लाख देना पूरे साल में, वो नहीं था। लिखा है कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, नॉट सिंगल पर्सन बट द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। जितना इनको खर्चा लगेगा, देखो क्या दे रहे थे ये गोरे हमें, पूरा हिंदुस्तान में जितना एजुकेशन का सेक्टर है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कितना, 1 लाख रुपए हमें प्रोवाइड कर रही थी। किसके लिए, फॉर द एजुकेशन, ₹1 लाख पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ये असल में हमारे लिए क्या था, ये वो शहद के चक्कर में हमें जहर पिला रहे थे। हिंदुस्तानी तो बड़ा खुश हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, ऐसी कंपनी है जो तुम्हें हर साल 1-1 लाख रुपए देगी एजुकेशन के ऊपर। आगे देखते जाओ इनकी नीति कैसे खराब हो रही है, कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते जाते हैं। कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। गुजरते गए साल, साल के साल गुजरते गए, 20 साल बीच में गुजर गए। 1813 से लेकर 20 साल ऐड कर दो तो ये 1833 हो गया है। 1833 में हमारे पास एक नया एक्ट आया जिसे कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहला था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब क्या होगा, ये एक्ट क्यों लाया गया, ये एक्ट लाया किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को लाया किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्या कहा, कहा जो इससे पहले चार्टर था, चार्टर मैंने क्या कहा, चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स, बिलीफ्स, पॉलिसीज को लिखा जाता है। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसलिए वजूद में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर पुराना था उसको रिन्यू करा गया है, उसमें चेंजेस लाई गई है। पहली बात, ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि रिन्यू करा जाए किसको, चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नो मोर ए कमर्शियल बॉडी। अब इसके जितने भी कमर्शियल अफेयर्स को है उसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि अभी तक पिछली बार हमने सीखा था पिट्स इंडिया एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में देखा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2 तरह के अफेयर्स को संभालती थी, पॉलिटिकल वाला भी और कमर्शियल वाला भी। अब कमर्शियल अफेयर्स से इसका हाथ छुड़ाया गया कि अब तुम ये नहीं कर सकते हो। ऑल द कमर्शियल फंक्शंस हैव बीन टेकन अवे, मेकिंग इट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब मेन मुद्दा था तिजारत का, मेन मुद्दा ट्रेड का था, ट्रेड को हटाया गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया। अब भैया तुम समझो, जो हम आप इंडियंस के ऊपर हर साल 1-1 लाख देंगे एजुकेशन के ऊपर, पूरी एजुकेशन के ऊपर 1 साल, तुम क्या समझे हो, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया ट्रेड के लिए, लेकिन अब ट्रेड से ही हाथ इसका छुड़वाया, अब ट्रेड नहीं करेगी, अब कमर्शियल अफेयर्स नहीं करेगी। अब हमने क्या करा, मेकिंग इट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। किसको, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अब कंपनी नहीं रही, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहां पर एक समझो हेडक्वार्टर बन गया। वाह गौरव वाह। तो अब क्या किया, अब इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां एज अपना हेडक्वार्टर समझा इंडिया में, ताकि जो भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से आदेश भेजेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो अब गया ये वाला मसला हल। तो याद रखो, तो अगर आपको सवाल आएगा
किस एक्ट ने कमर्शियल अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म कर दिए? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने। उसके बाद देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, आपको मैंने पढ़ाया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला वारन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर बंगाल जनरल बना बंगाल का। पहले वो था क्या? गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। किसने बनाया ये बोलो? पिट्स इंडिया एक्ट ने बनाया, नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने बनाया। गवर्नर को बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद रखा करो, रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से वो गवर्नर जनरल बन गया था। अब वो तो था 1773 का, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने क्या बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसको? वारन हेस्टिंग्स को, पहला है, याद रखना। अब इसने जो ये चार्टर एक्ट है 1833 का, इसने कहा सुन भैया, हमने पहले गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, अब हम बतिया करेंगे, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, बंगाल के जनरल गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, याद रखिएगा। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, वो कौन सा था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हमारे इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना 1833 में। किसने बनाया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने। अच्छा, वारन हेस्टिंग्स बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किसने बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अच्छा, विलियम बेंटिक को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला, किसने बनाया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने। अच्छा, इसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था, उसको सिंपली एक छिनछिनाकी तो रखा गया कि लेजिस्लेटिव पावर तुम्हारे खत्म कर दिए गए। अब तुम जो है लेजिस्लेचर में क्या होता है? लॉ बनाना, लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। अब तुम्हारे अंदर की ये बस की बात, लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म। किसके? गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास के। इसके बाद क्या हुआ? जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको दे दिए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। यानी कि विलियम बेंटिक जो है, अब उस बंदे के पास जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रह गए हैं। और इसको कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि इस पूरे हिंदुस्तान हमारे मुल्क पर अंग्रेजों ने जो इलीगल ऑक्यूपेशन करी, इसका फिर नाम क्या रखा? ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। उसी विलियम बेंटिक को चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या कहा? सुन भैया, अब तुम क्या करोगे? लेजिस्लेटिव पावर सारे के सारे तुम्हारे हाथ में देंगे हम। इसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अपनी कैबिनेट होती है ना। आजकल की डेमोक्रेसी में आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसकी कैबिनेट होती है। उस जमाने में क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, साथ में उसके पास जो कैबिनेट था, यानी कि जो उसके पास काउंसिल था, मेंबर्स थे, उनको 4 ही रखा गया है। याद रखना है, चार्टर एक्ट 1833 ने कहा मेंबर सिर्फ गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 ही रहेंगे। क्या रहेंगे बोलो? 4 मेंबर रहेंगे। और जो चौथा मेंबर था वो लॉ मेंबर था, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, इसका नाम पड़ गया गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ 4 लोग रखे गए। किस लिए? उसके मदद के लिए। उसको बोला गया गवर्नर जनरल का काउंसिल। उसमें चौथा बंदा आया लॉ मेंबर आया। और जो लॉ मेंबर उस जमाने में आया था उसका नाम है मैकॉली। कुछ भी पढ़ लो आप। मैकॉली मींस 4th मेंबर जो है, ये लॉ मेंबर को याद रखना है। कोई पूछेगा बताओ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक के जमाने में जो लॉ मेंबर था वो कौन था? मैकॉली। तो ये नंबर था किसमें? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। उम्मीद करता हूं बेमिसाल, अद्भुत और लाजवाब मजा आया होगा। वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे आप। तो इस तरीके से आपने ये नोट कर दिया है। प्यारे बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये सफर भी चलेगा आगे। अभी तक हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 20 साल मजीद गुजर गए। 1813 से 20 साल गुजर के 33 पे आ गए। 33 से 20 साल गुजर गए
और अब आ गए 1853 पे, यानी कि 1833 से 20 साल हो गए, 1813 से 20 साल हो गए। यहां पर एक और एक्ट था, यहां दूसरा एक्ट आया, अब ये तीसरा एक्ट हो गया। 20 साल का गैप यहां पर आ रहा है। इस एक्ट ने क्या कहा, देखो जी, कैसे लोगों को अपनी तरफ बहलाना है, फुसलाना है ना, लॉलीपॉप देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने बनाया पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अपना डिपार्टमेंट, कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो आदेश मिलेंगे तुमने लागू करने हैं। लेजिस्लेटिव पावर सबको मिले, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, विलियम बेंटिक को मिल गए। 4 मेंबर है, चौथा मेंबर उसको मैकाउले को रखा गया। लेजिस्लेटिव पावर सब उसको मिले गए। गवर्नर बंगाल का, मद्रास का बेकार हो गए, लेजिस्लेटिव पावर उनके पास है नहीं। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या कहा, कहा सुनो, एक काम करो, इंडियंस जो है, जिसे जिसे तुम ब्रिटिश इंडिया कहते हो, इस तुम्हारी इस इलीगल ऑक्यूपेशन में जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इन्हें एक काम करो, इन्हें बोलो कंपटीशन के लिए आओ, आओ टेस्ट दे दो। किसके लिए, सिविल सर्विसेज में, सरकारी जो नौकरियां हैं, सरकारी जो जॉब्स हैं, उनमें हिस्सा लेने के लिए पहले कंपटीशन में आओ। क्या हो, ऐसे नौकरी थोड़ी देंगे हम, क्या लेंगे पहले, competition for Indians in civil services. This act introduced open competition. बिल्कुल मुकाबला खुले आसमान में होगा, है ना, ओपन कंपटीशन होगा। आओ ए हिंदुस्तानियों, करो ओपन कंपटीशन। किसके लिए, कि तुम्हारी ही जमीन है, तुम्हारी ही जमीन पर तुम्हारे ही जॉब की खातिर हम तुम्ही को कंपटीशन करवाएंगे, हम गोरे हैं। समझ रहे हो, अंग्रेजों की शैतानियां समझो आप, कि मतलब जमीन हमारी, हिंदुस्तान हमारा। लेकिन वो क्या कहता है, कहता है एक काम करते हैं, ये एक्ट जो है ओपन कंपटीशन, किसके लिए, इंडियंस के लिए। किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। रिसोर्स हमारा इस्तेमाल करना है, यहां का सोना, तेल, डायमंड, एवरीथिंग इस्तेमाल करना, और फिर हम ही को सर्विस के लिए बोलना, आओ कंपटीशन करो। वाह जी वाह। ऑल्सो एम्पावर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स either to constitute a new presidency, to appoint a LG। जब LG आएगा ना लफ्ज, तो यहां एन लगेगा, क्योंकि यहां एब्रिविएशन में जब एल आता है तो आर्टिकल एन आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर फुल आएगा तो ए आएगा। ये बात याद रखना है, ग्रामर का मसला है। तो देखिए इसने क्या कहा, इसने मजीद पावर किसको दे दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। याद रखो, पिट्स इंडिया एक्ट में देखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने बोला था, बोलो जी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के काम था क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को संभालना। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल वाला मसला खत्म हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेकार, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया सुन एक काम कर, तुम्हें काम करना है, या तो न्यू प्रेसिडेंसी को बना, किसके लिए, ताकि एक एलजी को अपॉइंट करा जाएगा। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह आदेश दिया गया कि तुमने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब आपने अपॉइंट करना है। स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस्ड टू 18 फ्रॉम 24। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 लोग थे, अब कितने लाए गए, 18। 24 से डिक्रीज करके 18, यानी कि 6 का फर्क आया। 6 न्यू मेंबर ऐड किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, 6 लोग कम हो गए वहां, 6 नए किसमें ऐड किए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को। आउट ऑफ 6, 4 वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जो प्रोविंस में गवर्नमेंट से ना, पूरा ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रोविंसेस थे, अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राज्यों के अपने अपने गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। 6 मेंबर्स में 4 मेंबर कौन अपॉइंट करेंगे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे। याद रखिएगा, इस चार्टर एक्ट 1883 में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद रखनी है, वो है इंडियंस को ओपन कंपटीशन के लिए बताया गया, आओ सिविल सर्विस में कंपटीशन करो, फिर आपको जॉब मिलेगी। दूसरा बात कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि एलजी को अपॉइंट करो। तीसरी बात कही गई क्या, कि अब जो आपको मेंबर्स थे 24 में से 18 लाए गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, उसमें से 6 मेंबर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐड कर दिए गए। 6 मेंबर्स में 4 जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। मुझे उम्मीद है कि आपको लम्हा लम्हा सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक और एक्ट हमारे सामने हाजिर हो रहा है, जिसे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया
यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे पहले हमने पढ़ा कौन सा? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यानी कि 5 साल हो गए, 5 साल में अंग्रेजों को हमने यूं हिला के रख दिया। अब पहले 20-20 साल का गैप था तो एक्ट बना था, अब सिर्फ 5 साल के गैप के बाद जो है वो एक्ट आ रहा है। क्यों? रिवोल्ट ऑफ 1857 ने अंग्रेजों को ऐसे हिला के रख दे जैसे भूचाल नहीं, जलजले 10 आ गए। तो अब क्या किया? अब खत्म। सुनो मसला क्या हो गया। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने क्या किया? इंडियंस ने एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, खत्म। ईस्ट इंडिया के रूल को खत्म कर दिया गया। किसने? रिवोल्ट ऑफ 1857 ने। रिवोल्ट ऑफ 1857 में सभी लोगों ने, सभी कम्युनिटीज के लोगों ने मिलजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई कि अंग्रेजों को ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करना पड़ा है। इससे मुझे वो, आपने वो गजल सुनी होगी मौलाना हसरत मोहानी साहब की कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया, और वो चक्की जो है ना, चक्की पे बांध के उनको बोलते थे आटा पीसो या वगैरह इस तरह का। तो वो कहते थे, है तुर्फ तमाशा हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। तो ये वो अजीम लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, और इस तरह से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियों में हिस्सा लिया। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो खत्म करना पड़ गया। उसके बाद विद ऑल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी हैज बीन टेकन बाय द ब्रिटिश क्राउन इन दिस हैंड्स। अब अंग्रेज जो वहां ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन में जो तख्त था, अब उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हेडक्वार्टर के तौर बनाया गया था इंडिया में। अब उन्होंने कहा वो खत्म, अब सारे का सारा निजाम जो वो अपने हाथों में ले ले। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। क्राउन कहते हैं तख्त को, तो तख्त पे था, उसने अपने हिसाब ले लिया। इट चेंज डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप समझ रहे? पहले ये तरक्की कर रहे थे, ऊपर ऊपर जा रहे थे। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 ने इनको बोला नीचे आओ, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया। और पहला वाइसरॉय जो बना वो बना गया कैनिंग। कैनिंग बिकेम फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट। याद रखना, वो वहां वैरन हेस्टिंग्स था। वैरन हेस्टिंग्स के बाद कौन सा आया? विलियम बेंटिक आया। विलियम बेंटिक के बाद कौन सा आया यहां पर? पहला कैनिंग। कैनिंग क्या बन गया? पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया इस एक्ट के मुताबिक। उसके बाद क्या हुआ? प्रोवाइडेड, इस एक्ट से क्या मिला? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 मेंबर काउंसिल है। समझ रहे हैं आप? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 मेंबर काउंसिल मिला ताकि उसको वो हेल्प कर सके, मदद कर सके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस एक्ट ने बोला 15 आदमी साथ में रख लो, मदद की जरूरत पड़ेगी। पूरा ढांचा हिला दिया हिंदुस्तानियों ने। कुर्सी के 4 पाए में से 3 पाए हिल गए तो एक ही पे खड़ा है। अब तुम्हें 15 लोगों की जरूरत है। अच्छा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो बंदा रखा गया है, ये यहां पर क्या था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का यहां मेंबर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदेशों को वो यहां लागू कर रहा था। ये जो सेक्रेटरी था, इस तरह से यहां पे तब्दीलियां आ चुकी है। दोबारा सुनिएगा, provided for the secretary of state with 15 member council to assist him, responsible for Indian administration। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इख्तियार था कि इंडिया की पूरी हुकूमत का निजाम वो संभाले, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और ही वॉज ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर। कौन? ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये हिंदुस्तानी नहीं था, ये कहां का था? ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर, रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो भी जवाब देना था वो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। जो ब्रिटिश क्राउन सवाल पूछता इसी को बुलाता। पता क्या हुआ आज? कल क्या हुआ? मसला खराब क्यों हो रहा है? तुझे आता क्यों कुछ नहीं है? ये इस वजह से ये स्टेट को रिस्पॉन्सिबल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कौन था? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 लोग मिल गए। ये था हमारा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी कि 1857 के बाद इन्हें तब्दीलियां लानी पड़ी गई क्योंकि ये सब हिल के रह गए थे। मुझे उम्मीद है आप जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने इतिहास को हम जान रहे हैं। जो हमारे एग्जाम में आएगा मैं उससे ज्यादा आपको सफिशिएंट पढ़ा रहा हूं।
बेमिसाल तरीके अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब के बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ऑल पे रखिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और खासकर वो बच्चे जो कहते हैं सर हमने आपको नोट से कहा था, आपने भेजा ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, हमारी टीम और हमें काम एक ही नहीं होते हैं। दिन में ऑफलाइन पढ़ाना पड़ता है, रात को आपको पढ़ाना पड़ता है। अब बच्चा टाइम कौन सा बताओ? दिन का नाश्ता जब बंदा 4 बजे करेगा, नोट्स भेजने का वक्त कब मिलेगा? आप थोड़ा सा हमारे दिल पे, हमारे जिंदगी पे रहम फरमाइएगा। हम आपको भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, फ्री ऑफ द कॉस्ट भेजेंगे, लेकिन संडे को भेजेंगे। उतना अगर इंतजार करेंगे बहुत मेहरबानी होगी मेरी जान। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।